नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नगरीय चुनाव उम्मीदवारों के बारे में। दरअसल जिला पंचायतों के भी चुनाव पार्टी सिंबल पर होते हैं और नगर निगम नगर पालिका में पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर के चुनाव भी पार्टी के सिंबल पर यानी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े जाते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों में फार्मूला क्या काम कर रहा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। किसका फार्मूला कितना कारगर? दरअसल बीजेपी ने अब तक प्रदेश चुनाव समिति बनाई है और वो प्रदेश चुनाव समिति मध्य प्रदेश में पार्षदों से लेकर महापौरों का भी चयन करेगी, महापौर उम्मीदवारों का चयन करेगी। लेकिन इसके पहले जो सिस्टम था, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि भाजपा में किस तरह की परंपरा थी, कांग्रेस में किस तरह की परंपरा थी। ये सब चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के लीडर इस पूरे मुद्दे पर कहते क्या हैं। जो हमारे वरिष्ठ हमें मार्गदर्शन दें, जिसके लिए कमेटी कहे उस आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए। इंदौर की टिकट इंदौर में बटेगी, शाजापुर की टिकट शाजापुर में बटेगी। जो कमेटी बनाई गई है वो सर्वाधिकार संपन्न है, पावरफुल कमेटी है। वो गुण दोष के आधार पर आपको टिकट देगी, नहीं तो उम्मीदवार की आधी जान तो यहाँ वहाँ निकल जाती। इसलिए इस मौके का फायदा उठा के, और इसमें विधायक जी, मैं भी विधायक हूँ, हुकुम भाई विधायक है, हमारा कोई विशेष रोल नहीं है। इसलिए कमेटी बन गई है, कमेटी बना दी गई है। सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह तैयारी कर ली है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ये संदेश भेजा गया, निर्देश भेजा गया है कि वो स्थानीय स्तर पर ही प्रत्याशियों का चयन करें। और मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि लगभग सभी जिलों में इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केवल हम नगरीय निकायों के लिए ला रहे हैं, जो जहां नगर निगम है वहां के लिए ला रहे हैं, और वो वचन पत्र को बनाने का दायित्व भी स्थानीय स्तर पर, क्योंकि वहां की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का अध्ययन तो लोकल लोग ही जानते हैं। इसलिए नगरीय नगर पालिका निगम के जो वचन पत्र हैं, इनको बनाने का दायित्व स्थानीय स्तर पर नगर पालिका निगम के अध्यक्ष को और वहां के साथियों को दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमने सुना कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस ने सारे निर्णयों को जिला स्तर पर छोड़ दिया है। लगता है कोई विवाद होने पर स्थिति जब बनेगी तब शायद प्रदेश कांग्रेस दखल देगी। अभी तक तो जो नेताओं ने बताया उसका मतलब ये है, सज्जन वर्मा जो कह रहे थे, जो चंद्रप्रकाश शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उसको लेकर हम माने तो कांग्रेस ने काफ़ी चीज़ों को बदला है। मध्य प्रदेश भाजपा की जहाँ तक बात करें, प्रदेश स्तर की चुनाव समिति बना दी है, लेकिन संभाग और जिला स्तर की चुनाव समितियां अभी वहां बनना बाकी है, जो पहले उनकी परंपरा रही थी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं चैतन्य भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे पत्रकार सुरेश शर्मा जी और पत्रकार संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। दरअसल भाजपा का जो मामला है वो संगठन के स्तर पर थोड़ा सा बदला है, क्योंकि वहां पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। कुछ नए जमाने की व्यवस्थाएं, कुछ पुराने जमाने की व्यवस्था को मिलाकर वो मिला जुला काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है बीजेपी की, वो जिले और संभाग में प्रत्याशी कहाँ आवेदन देंगे टिकट पाने के लिए, वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जबकि कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि उनके सारे फैसले जिले स्तर पर होंगे। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ूंगा कि पहले भाजपा के पास त्रिस्तरीय समितियां होती थी, जिले, संभाग और प्रदेश की। मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रदेश स्तर की समिति का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन संभाग और जिले में कोई समितियां नहीं बनी है। इसलिए जो बालाघाट, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, और अगर हम बात करें शहडोल की, बुंदेलखंड की बात करें, छतरपुर, पन्ना, तो वहां से दावेदार किसको अपना आवेदन दे, ये एक समस्या भाजपा में आ रही है। क्योंकि अगर उसको अपना दावा पेश करना है तो भोपाल आना पड़ेगा राज्य स्तरीय कमेटी के पास, और राज्य स्तरीय कमेटी में जो लोग हैं उनसे मिलना उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, लाल सिंह आर्य हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो या तो भोपाल में नहीं है या उनसे मिलना मुश्किल है। आपकी राय कि ये जो फार्मूले हैं कांग्रेस के और भाजपा के, वो प्रत्याशी चयन में कितना कारगर होंगे और चुनाव जिताने में कितना होंगे, आपकी राय?
देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक दल अपने तरह से चुनाव की तैयारी करते हैं जी। हम दोनों दलों को अलग अलग देखें। पहले तो जहां तक हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने ये कहा है, सज्जन सिंह वर्मा का जो हम बयान सुन रहे थे, कि जिले स्तर पर फैसले होंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? हमारे पूर्व अनुभव तो ये नहीं कहते हैं। फैसले पार्षदों के भले जिले स्तर पे हो जाए, लेकिन महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष की जो बात आती है वो प्रदेश स्तर पर भी होते हैं, और वो सीधे सीधे वो उन लोगों के होते हैं जो गुटबाजी से जुड़े रहते हैं। ये बात अच्छी है कि कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है, जिले स्थिति बना दी है। इसका हो सकता है लाभ आने वाले समय में चुनाव में भी मिले, क्योंकि जो बात आपने कही कि पार्षद के टिकट के लिए उस उम्मीदवार को भोपाल नहीं आना हो, कांग्रेस अगर जिले स्तर पर ही टिकट देती है तो ये समय की बर्बादी है, टिकट को लेकर वो खत्म हो जाएगी, इसका लाभ मिल सकता है। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही, बात सही है कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में हमेशा बढ़त लेती रही है। उनका बूथ मैनेजमेंट का काम चलता रहता है, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम करता है, घर घर जाने का अभियान चलता रहता है। जहां तक कमेटी की बात है, तो प्रदेश स्तर की कमेटी बनी है, स्वाभाविक सी बात है कि वो सागर का होगा, दमोह का होगा, झाबुआ का होगा, वो व्याकुल हो कि अगर वो अपनी बात कहे किससे, तो वो भोपाल की दौड़ करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी में भाग दौड़ का सिलसिला चल पड़ा है, और लोग दौड़ भी रहे हैं, क्योंकि राजनेता चाहे कार्यकर्ता हो या कोई हो, उसका लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना। अगर ये, वैसे चुनाव थोड़ा सा दूर है, हम ये कह सकते हैं नगरीय निकाय, क्योंकि पहले पंचायत के चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी संभाग और जिले स्तर की समिति बनाने में और देर कर देती है, तो मुझे ऐसा लगता है राघव जी कि इसका नुकसान पार्टी को चुनाव के समय भी होगा, क्योंकि वो जो टिकट पाना चाहते हैं उनकी दौड़ भोपाल की ज्यादा रहेगी। जितने गुजरेंगे उतना चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उम्मीदवार के फिर जिले स्तर पर भाग या जो भी विवाद हो जिले स्तर पर शुरू हो जाए। इसलिए कोशिश तो बीजेपी की होना चाहिए, जैसे कांग्रेस ने तय कर लिया है, बीजेपी को भी वो लाइन पर चलना चाहिए और फैसले जल्दी करना चाहिए, ताकि बेहतर चयन कर सके आसानी से। बिल्कुल। सुरेश जी, आपने कांग्रेस के चंद्रप्रकाश शेखर, सज्जन वर्मा दोनों को सुना कि उन्होंने इस बार क्या व्यवस्था बनाई है। विवाद की स्थिति में पीसीसी करेगी फैसला, लेकिन जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि उनको शंका है कि जिले स्तर पर निर्णय होंगे, लेकिन शंका अलग बात है, फैसला अलग बात है। दिखाने के लिए हाथी के दांत और होंगे, खाने के लिए और होंगे, लेकिन जो दिखाने की बात है हम उस पर अभी जा रहे हैं। दिखाने में तो कांग्रेस आगे निकल गई है, उसने जिले स्तर पर फैसले करने का अधिकार दे दिए हैं, और विवाद की स्थिति में भोपाल में पीसीसी फैसला करेगी। बीजेपी को आप कहां देखते हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर की समिति तो बनी है, संभाग और जिले में अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। कम से कम प्रत्याशी चयन को लेकर, प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर आपकी राय? देखिए, आज पंचायतों के तो नामांकन भरे ही जा चुके हैं, इसलिए उसके लिए तो बहुत ज्यादा कोई विषय बस्ता नहीं है जी। और रही बात इसकी कि नगर पालिकाओं के और नगर निकायों के, नगर पंचायतों के चुनावों के बारे में जो समय है उसके आधार पर जो है, लेकिन कांग्रेस को ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई रोजमर्रा वाला स्ट्रक्चर तो है नहीं, उन्होंने अपना बना दिया। इनके यहाँ तो 4-5 स्तर के कार्यक्रम तो पहले से ही है। संगठन मंत्री अलग काम करता है, जिला इकाई अलग काम करती है, मंडल इकाई अलग काम करती है, बूथ कमेटियां अलग काम करती हैं। और जैसा मेरी आपसे चर्चा हो रही थी कि आजकल तो जो है कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी इन्होंने, जो चुनाव सेंटर बनाया उसके आधार पर कि वो सारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को फोन करके और ये जानकारी ले रहे हैं कि आपके क्षेत्र से कौन महापौर के लिए अच्छा हो सकता है, कौन जो है पार्षद के लिए अच्छा हो सकता है, तो आप अपने अपने नाम बताइए। तो यदि मान लो एक महापौर वाले क्षेत्र से यदि इनके पास 10 नाम भी आ गए और अपने अपने लोगों के नाम दे दिए, तो इनको छांटने के लिए सुविधा हो जाएगी। और मोटे तौर पर ये चुनाव की कसरत भर नहीं है राघवेंद्र जी, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय ये करती होगी उसका कैंडिडेट कौन हो सकता है। ये तो पहले से ही छांट के रखते हैं कि इनको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। आप देख लीजिए, लंबे समय से मैं ये हो सकता है मेरे जो स्वभाव अनुकूल टिप्पणी है ये कि आप देखते हैं बराबर कि चाहे शिवराज जी के नजदीक कोई भी हो, लेकिन वो झट से एक नाम निकाल लाते हैं नए आदमी का कि वो कमेटी बन रही है, उसके अंदर फला आदमी रहेगा, और जिनने कल्पना कर रखी थी वो सब सोच के चुपचाप बैठे रह जाते हैं।
आप देखिए राज्यसभा के लिए 2 नाम अलग से ऐसे आ गए जिनकी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि संगठन जो है वो अपने स्तर पर नामों को छांटे बैठा रहता है। उसको मालूम है कि जहां जो है इज्जत दांव पे नहीं लगती, वहां जो है वो अपने नामों को आगे करके ले ही जाता है, बाकी में इन्वॉल्वमेंट कर लेता है, क्योंकि बड़ा व्यापक स्तर हो गया है। कांग्रेस के पास उस प्रकार का नेटवर्क नहीं है जैसा नेटवर्क भाजपा के पास है। जैसा मैंने फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि आप पूर्व विधायक जितने भी हैं आपके एक विधानसभा क्षेत्र से, सबको सूचीबद्ध कर लिया, सबका इन्वॉल्वमेंट कर लिया कि हमसे तो नाम पूछा गया था, दे दिया, ठीक है भैया, पार्टी ने तय कर लिया। लेकिन वो 10 पूर्व विधायक जो है या 3 पूर्व विधायक जो हैं वो ये करने लग जाएंगे बिल्कुल कि भाई आप जो है, तो ये कुल मिलाकर के ये है कि इनका नेटवर्क अलग किस्म का है। और अब कारपोरेट कंपनी, भाजपा तो कारपोरेट हो गई है, इसलिए उसको और ज्यादा अपने जो है नेटवर्क करने की जरूरत है। इवेंट मैनेजमेंट के लोग अलग अलग हैं, वहां सर्वे करने वाले लोग अलग हैं, क्योंकि दोनों चीजें हो गई, सत्ता भी है, पैसा भी है, संगठन भी है। तो तीनों चारों चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा ये कहने की क्या जरूरत है कि हमने 4 कमेटी बना दी, 5 कमेटी इसमें चीज जोड़नी पड़ेगी। आपको एक लाइन और कह दूं मैं, आपको अच्छे से मालूम है कि आप और हम सब जो है अच्छे जब खड़े हो रहते थे कार्यालय में कि चुनाव समिति की बैठक हुई है, चुनाव समिति की बैठक का रिपोर्ट देने के लिए कोई आएगा। आजकल आप चुनाव समिति की बैठक देखते हैं क्या? कभी कोई होती ही नहीं चुनाव समिति की बैठक। कहाँ होती किसी को नहीं मालूम, मीडिया पूछने ही नहीं जाता कि आपने चुनाव समिति की बैठक कब करनी। तो काम करने का तरीका बदल गया, कारपोरेट हो गई भाजपा। यहाँ कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि काम करने का तरीका बदल गया, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो काम करने की परंपरा थी वो खत्म हो गई है। कार्य समिति की बैठक होती नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती नहीं है, कोर कमेटी की बैठक हुए बगैर फैसले हो जाते हैं। तो ये बीजेपी बदल रही है या सिस्टम ध्वस्त हो रहा है या आगे पता चलेगा। लेकिन अगर चुनाव समिति बनी है तो चुनाव समिति की बैठक के बाद ही कायदे में तो नियम अनुसार नामों की घोषणा होनी चाहिए। अगर उसके बनने के बाद बिना बैठक के होती है तो फिर ये सिस्टम का फेल्यूर है। चूंकि बीजेपी अभी बहुत मजबूत है इसलिए वो कमजोरी नजर नहीं आ रही। मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें कि कोई भी शरीर एकदम से लकवाग्रस्त नहीं होता है, वो धीरे धीरे लकवाग्रस्त होता है। पहले उसके हाथों की उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर वो वजन उठाने में कमजोरी महसूस करता है, फिर धीरे धीरे हाथ सुन्न होता है और फिर धीरे धीरे वो धड़ सुन्न हो जाता है। तो ये जो सिस्टम पैरालाइज हो रहा है, ये सिस्टम जो आपने कहा कि बीजेपी बदल रही है, अगर समितियां नहीं बन रही है तो ये सिस्टम का फेल्यूर है। अगर समिति बनने के बाद बैठक किए बगैर निर्णय हो रहे हैं तो ये भी उसका फेल्यूर है। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये बदलती राजनीति है, इसको समझने के लिए वक्त चाहिए पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी है। चैतन्य भट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, दरअसल बीजेपी कांग्रेस के चुनाव की बात हो रही है। पंचायत के चुनाव के फॉर्म भर दिए गए हैं, तो कम से कम बीजेपी ने तो पंचायत के चुनाव के पहले जो बैठक होती है उम्मीदवार को तय करने वाली, वो बैठक किए बगैर ही वो उम्मीदवार तय होंगे, क्योंकि सबने नामजदगी के पर्चे भर दिए हैं। अब भाजपा के नेता बैठेंगे और जिसको तय करेंगे उसका पर्चा भरा रहेगा, बाकी को कहा जाएगा कि आप पर्चे वापस ले लें। लेकिन ये हुआ एक तरह का दोयम दर्जे का सिस्टम। जो सिस्टम उनका था, पहले नाम तय होते थे फिर फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अब चूंकि बीजेपी यहाँ चूक गई है तो सबको कहा गया कि आप पर्चे भर दीजिए, उसके बाद बीजेपी के लोग बैठेंगे, उसमें से एक नाम तय करेंगे। तो खैर ये उनका अपना मामला, लेकिन हमने सिस्टम की बात की, परंपरा की बात की और ये कहा कि किस तरह से सिस्टम पैरालाइज होता है। कांग्रेस से साफ कर दिया कि जिले स्तर पर निर्णय होंगे, लेकिन संदीप जी ने आशंका जताई है कि वो जिले स्तर के निर्णय कितने होंगे, कहा तो जरूर गया है, लेकिन सब कुछ हमें लगता है कि पीसीसी करेगी, नाम होगा जिलों का। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो कमेटियां और समितियां हैं ना, ये सिर्फ एक पाखंड, किसको टिकट देना है ये सब हाईकमान तय करता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा कि राज्यसभा के लिए जो 2 महिलाओं का चयन हुआ है, उनके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। इवन प्रदेश के नेताओं को भी नहीं मालूम था कि इनको चयन कर लिया जाएगा। तो जब पूरी केंद्रीकृत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी पुरानी और अब में बहुत अंतर है। अब पूरा तरह से केंद्रीकरण हो गया, विकेंद्रीकरण की बात तो आप भूल जाइए। और ये कमेटियां और समितियां और सर्वे, ये सब एक नाटक है और कुछ नहीं है कि हम बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कर रहे हैं। ये सब कहने की बात है, किताबी बात है। जो कुछ भी होना है वो सब ऊपर से तय होता है। विशेषकर अभी 2023 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव विधानसभा के, निश्चित तौर पे नगरीय निकायों के जो चुनाव है, महापौर के,
वो इसका लिटमस टेस्ट हो। और जी। इसलिए कोई भी पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती कि हम किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दें जो हार जाए। वो हमेशा ऐसे उम्मीदवार का चयन करेगी और वो उनको सब, जैसे अभी शर्मा जी ने भी कहा कि सब पहले से तय होता है, हर चीज पहले से तय। उनका इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना बड़ा कारपोरेट तरीका हो गया है कि उनको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि हम इससे पूछें कि उससे पूछें कि इस विधायक से राय लें। किसी से कोई राय लेने की जरूरत नहीं, उनके पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं, सारी जानकारियां रहती हैं और वो एक दिन किसी भी दिन देख लीजिए आप स्पोर्ट कर देंगे पूरे सारे लोगों की उम्मीदवारी का चयन करके और बता देंगे कि ये हमारे उम्मीदवार। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी कह रही कि हमने जिला स्तर पर कमेटियां बना दी हैं, जिला स्तर पर कमेटियां हमको नाम भेजेंगी और उसके बाद हम देखेंगे, अगर कोई विवाद होगा तो फिर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो ये भी कहने की बातें हैं, इसमें भी कोई ऐसी दम नहीं लगती मुझको। वो संदीप सही कह रहे थे कि ये सब कहने की बातें हैं। जो कुछ भी होना है वो कमलनाथ के माध्यम से होना है, कमलनाथ ही तय करेगी किसको कहाँ चुनाव करवाना है। ये बात जरूर है कि हो सकता है कि विधायकों से पूछ लिया जाए कि भाई आपके यहाँ महापौर का चुनाव लड़ने में कौन ज्यादा सक्षम है या किसको जीत हासिल हो सकती है, एक विचार ले लिया जाता है। लेकिन कौन किस, विशेषकर कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार किस नेता के करीबी है और उस नेता की क्या अहमियत है पार्टी में, उस पर तय होगा। उसकी योग्यता पे या उसके कार्यकलापों पे कोई तय नहीं होने वाला है। जो कुछ भी तय होगा वो नेताओं के कितने करीबी हो आप, उनके से कितनी बार मिलते हो, आप चमचागिरी कितनी बार करते हो, ये उन सब चीजों पे निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी कवायद चल रही है इसकी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने साफ कह दिया कि साहब हमने प्रदेश स्तर की समिति बना ली है और वही तय करेगी। अब कार्यकर्ता जा रहा है, कोई नहीं मिल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनने तो पूरे पार्षदों की और महापौर की लिस्ट और पंचायतों की लिस्ट बना के रखी कि हमको इनको देना है। ये कहने की बात होती है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में तो ये मान के चलता हूँ। अभी एक पुराने आईएएस हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में किसी भी केंद्रीय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी पीएमओ से परमिशन लेना पड़ता। तो जब इतना केंद्रीकरण है भारतीय जनता पार्टी में कि एक केंद्रीय मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, तो फिर इन सब चीजों से कोई मतलब ही निकलने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है और कांग्रेस भी अपने हिसाब से काम करती है। ये जरूर है बताने के लिए, कहने के लिए हो गया है कि हमने देखिए जिला स्तर पर भी कमेटी बनाई थी और वहां से जो रिकमेंडेशन आई उस पर हमने ध्यान दिया और उस आधार पे हमने टिकट तय। संदीप जी, सारी चीजें क्लियर हो गई है, लेकिन हम उस पर बात कर रहे हैं कि अभी नर्मदा जी में, गंगा जी में इतना पानी नहीं बहा कि हम कल जो करते थे कांग्रेस और भाजपा के उस पर बात ना करें। जो मैंने सिस्टम की बात की थी, भले ही वो सिस्टम देखने के लिए था, दिखावे के लिए था। एक गांव में कहावत है बिजू का था, लेकिन वो सिस्टम काम करता था कि ठीक है एक बार राजकुमारी हो जाए। पहले कार्यकर्ताओं से बात होती थी, कार्यकर्ता नाम देते थे अपने संगठन मंत्री को, संगठन मंत्री फिर विचार करता था, उसके पास जो भी नाम आते थे। तो सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जैसे सुरेश जी ने कहा कि बीजेपी बदल गई है, अब बीजेपी के लोग विधायकों से पूछेंगे, पूर्व सांसद से पूछेंगे, पूर्व जिला अध्यक्ष से पूछेंगे, बस इतना हो गया। पहले कार्यकर्ताओं की राय को तवज्जो मिलती थी, उसके बाद चीजें बदली, सर्वे होने लगे, प्राइवेट एजेंसियों को काम दिया जाने लगा कि किस तरह से जिले में विधानसभा सीटों में कौन आदमी उपयुक्त होगा, कौन नहीं होगा। और वो सर्वे बड़े कारगर भी हुए और पार्टी लाइन को छोड़कर संगठन ने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे, हमने कई बार देखा, और उसमें सफलता भी मिली। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कुल जमा कि संगठन फिर क्या करेगा, कार्यकर्ता क्या करेंगे। अब कार्यकर्ताओं की पूछपरख, संगठन का सिस्टम, सब कबाड़े की बात हो गई है। हम कह सकते हैं कि एक खराब शब्द है कि उसको डस्टबिन में डाल दिया है। आपकी राय, अब क्या ऐसी सब चलेगा भाजपा में भी? आपके इसमें क्या कहना है? देखिए राघवेंद्र जी, चैतन्य जी ने जो कहा और शर्मा जी ने जो कहा, मैं बात से सहमत हूं कि पार्टियां पहले से तय कर लेती हैं अपने उम्मीदवार को। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा, मेरा ये मानना है कि इन समितियों में चाहे जो होता हो, लेकिन ये समितियां कार्यकर्ता में भरोसा पैदा करती हैं। ठीक है, पार्टियां हाईटेक हो जाएं, गुटबाजी है, नेता के जो करीबी होते हैं उन्हें टिकट मिलते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का भरोसा बड़ी चीज है। अगर आप कल के दिन यही हो जाएगा कि हमें मंडल अध्यक्ष की क्या जरूरत, हमें जिला अध्यक्षों की क्या जरूरत, हम तो प्रदेश से चलाएंगे पार्टी, ऐसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि ये समितियां भले दिखावे के लिए हों, कुछ रस्में ऐसी होती है जो दिखावे के लिए की जाती हैं, लेकिन होती तो है।
कि लोगों में उत्साह है। मेरा ये मानना है कि इन समितियों की फैसले लेने की हैसियत भले ना, लेकिन कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ता में भरोसा पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे को नहीं लगता है, हो सकता है बीजेपी देर से करे समितियों का गठन, अगर समितियों का गठन नहीं करती है बीजेपी, तो ये मानिए आप कि वो बड़ी चूक कर जाएगी। कांग्रेस ने समितियों की घोषणा करके एक स्टेप तो आगे दिया है, कम से कम जो दिल्ली का कार्यकर्ता होगा, दावेदार होगा, वो किसी से मिल तो सकेगा। क्या सत्ता में आ गए यार, केंद्र में आपकी सत्ता होती है, तो आप उस कार्यकर्ता के मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे। बस यही आने वाला समय बताएगा जी। बीजेपी मुझे लगता है ऐसी चूक नहीं करेगी, वो जिले स्तर की समितियां ना बनाए, समितियां बनाएंगी क्योंकि कार्यकर्ताओं में आप भरोसा बरकरार रखना है। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कार्यकर्ता लड़ेगा। चुनाव भोपाल में बैठ के नहीं लड़ा जाएगा, दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, मैं इसमें जोड़ूंगा मैं एक बात कि इस बात को जेपी नड्डा जब भोपाल आए थे तो उन्होंने समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नेता पुत्रों को इस बार मैदान में नहीं उतारेंगे, कार्यकर्ता को टिकट देंगे। तो यहां तो कार्यकर्ता बूस्ट हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की राय ना ली जाए, मुंह दिखाई के लिए भी अगर ना पूछा जाए, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता फिर निराशा में जाएगा और उसके नफे नुकसान चुनाव के बाद विश्लेषण का मुद्दा बनेंगे कि आखिर कौन कहां जीता, कौन क्यों हार गया, ये सब चीजें आएंगी। सुरेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से भी वही लगभग बात आई है, मैंने भी वही कही है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ आके कह के गए हैं कि मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, तो ये एक केवल सीमित शब्द है ये कि मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन इसके आगे क्या आप जिला अध्यक्ष की पत्नी को दोगे? क्या आप विधायक के भाई को दोगे? क्या ये जो परिवार के लोग हैं, इसमें अगर आप अनुमति दे तो एक लाइन में जोड़ूंगा इसमें। जी। उसमें सिर्फ ये कि आपने अगर नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया और कमजोर प्रत्याशी को टिकट दे दिया, तो कल के दिन ये नेता ये बोलेंगे कि देखिए साहब, हमारे पुत्रों को टिकट नहीं दिया इसलिए बीजेपी हार गई। ये भी इसमें एक पैच है। जी बिल्कुल सही है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो बयान दिया गया है, इसके जो बड़े परिप्रेक्ष्य हैं, वृद्ध परिप्रेक्ष्य हैं, वो तो मीडिया निकाल रहा है। भाजपा ने थोड़ी ये कहा है कि वो किसी को टिकट नहीं देगी, मंत्री पुत्र को या इनको किसी को। भाजपा ने तो ये कहा कि हाँ हम मंत्री पुत्रों को विधायक का टिकट नहीं देंगे, क्योंकि मंत्री खुद विधायक बनेगा। कौन चाहेगा कि 20 वर्ष भी मैं सत्ता में नहीं रहूं? भाई, जो पुराने जिन 4 मंत्रियों के बच्चों के हम नाम ले रहे हैं, वो चारों जीतने वाले लोग हैं, चारों मंत्री बनने वाले लोग हैं, तो वो क्यों लड़ाएंगे अपने बच्चे को? अलग से तो तभी लड़ाएंगे ना जब वो लड़ना खुद बंद कर देंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने बेटे को टिकट तब दी थी जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए ये सब चीजें आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। आपको भी 30-35 बरस हो गए पत्रकारिता करते, मुझे भी 35 बरस हो गए। मैं 30 आपसे 2 और कम कर लेता हूं मैं, तो मेरे को इतने हो। तो ये सब चीजें हम अच्छे से जानते हैं कि इनके जो स्टेटमेंट हैं वो। लेकिन आप चेतन जी ने जो बात कही है कि आप बहुत गंभीर बात है वो, कि आपकी सारी चीजें मॉनिटर होती हैं और मॉनिटरिंग की जाती है उसकी, और सारी चीजें पीएमओ के माध्यम से बताई जाती हैं। वास्तविकता है ये। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आने वाले थे, रात में मेरे पास फोन आया कि कल नहीं आ पाऊंगा सुरेश जी मैं, जबकि उससे आधे घंटे पहले मुझे फोन करके ये कहा गया कि भोजन मेरा ऐसा बनवा देना, और फिर नहीं आए वो। मैंने पूछा क्यों नहीं आए, तो कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे तीसरे दिन हमने आपस में बातचीत में मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगे क्यों, जहां जा रहे थे वो तुम्हारा राज्य है क्या? तो आपके बारे में क्राइटेरिया तय है। दूसरी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी का स्पीच होता है किसी भी कार्यक्रम की, आप सारे सांसद, सारे विधायक, सारे जिला अध्यक्ष, सारे मिनिस्टर उसको जो है अपने फेसबुक पेज पर लाइव करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? क्या प्रधानमंत्री को टीवी चैनल लाइव नहीं करते क्या? लेकिन बाउंडेशंस हैं कि लाइव करेंगे। तीसरी मैं गंभीर बात कह रहा हूं, आप कभी विचार करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हम 4 लोग जो टीवी चैनल पर बैठे, चारों वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं भी अपने आप को आज वरिष्ठ कह रहा हूं। नहीं, आप हैं। क्या किसी सरकार के लिए राघवेंद्र जी, क्या किसी सरकार के लिए आज तक 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी के एक भी पत्रकार या बाकी लोगों ने आर्टिकल लिखा? योगी जी लिखेंगे, अमित शाह लिखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर लिखेंगे, ये तो लिखेंगे ही। आपसे क्यों नहीं लिखवाया गया? मुझसे क्यों नहीं लिखवाया गया? चेतन जी से क्यों नहीं लिखा है? संदीप से क्यों नहीं लिखवाया गया? इसलिए ये जो केंद्रीकृत बात हो गई है, इस केंद्रीकृत में आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपके 4, 5, 10 लोग जो आपके पास खड़े होकर के कह रहे हैं वो सही हैं।
और इस मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए, जैसा मैंने आपको कहा था, मैं उदाहरण दे रहा हूं जी, कि आपने बूथ मैनेजमेंट के नाम पर, बूथ के डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो है पूरे प्रदेश में चक्कर काट करके आप आ गए, और जब चुनाव शुरू हुए तो भगवान दास सबनानी ज्ञापन देने चले गए कि 1,80,000 लोगों के नाम काट दिए। तो बूथ पे क्या पतासे बांटने गए थे? आप क्या करने गए थे बूथ पर भाई? आपके बूथ पर काम क्या चल रहा है? मेरा कहना ये क्या आज आप जो आकर के ज्ञापन दे रहे हो चुनाव आयुक्त अधिकारी को, निर्वाचन अधिकारी को, 1,86,000 नाम काट दिए गए, सुरेश जी, आप कह रहे हो कि हम बूथ का मैनेजमेंट करिए आए। सुरेश जी, बस यही मुद्दे, क्या घूम के आए भैया? सुरेश जी, यही मुद्दे की बात है। हमारा कहना ये है कि बिना कार्यकर्ता के आप काम नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि कार्यकर्ता की रुचि और बिल्कुल। कारपोरेट बन चलिए, जाना, समय ये भाजपा के लिए आने वाले समय में किस एंगल पर जाएगा, ये हमें समझने की चीज है। यही हमारी समीक्षा का केंद्र बिंदु है आज। बिल्कुल। आप चमक है आपके अंदर, आप भट्टी जी, सारी समय चीजें कम कर है, लेंगे, आप जीत जाएंगे चुनाव। सुरेश जी, लेकिन आपने वो मैं रोकूंगा आपको, समय की तंगी है। अंतिम टिप्पणी चैतन्य भट्टी जी, आपकी 2-3 वाक्यों में इस पूरे चर्चा पर। देखिए राघवेंद्र जी, जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ता भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके भाग्य का फैसला कौन करेगा। निश्चित तौर पर बड़े नेता करेंगे, आला कमान करेंगे। वो अपनी तरफ से जरूर बेचारा उछल कूद करता रहता है, कहीं भोपाल, कहीं दिल्ली, कहीं यहाँ नेताओं के दरवाजे दस्तक देता रहता है, लेकिन वो भी इस बात को बहुत तरह से समझता है कि जो कुछ भी है वो सब ऊपर वालों के हाथ में। बिल्कुल, कुल मिलाकर किस्मत है, अगर किस्मत है तो खुल सकती है, और नहीं तो फिर तो बेचारा कार्यकर्ता जिंदगी भर कार्यकर्ता बना रहेगा, दरी पट्टा उठाता रहेगा। हमारी बातचीत का यही मुद्दा है कि कार्यकर्ता जो उछलकूद करता है, जिसके दम पर पार्टियां जीत और हार कर जीतती भी और उसकी निश्चितता से हार भी जाती हैं, तो उसकी उपेक्षा चाहे समितियों में का ना बनना हो, चाहे बूथ स्तर पर कागजी कार्रवाई करके अपने नंबर बढ़ाना हो, लेकिन अगर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा तो फिर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, नतीजे उनके खिलाफ ही जाएंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, उसके पहले मैं तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा। भट्टी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, सुरेश जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।